हेलो बच्चों, फ्यूचर मेकर स्टडी सेंटर बक्सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का फिजिक्स। चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसी में हम लोग आज पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित मुख्य पद। गोलीय दर्पण हमने पढ़ा था कल। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दो प्रकार के होते हैं, तो उनमें हमने कल उसके बारे में पढ़े थे। आज हम लोग उसके कुछ मुख्य पद के बारे में पढ़ेंगे, तो आइए देखते हैं। एक करके हम लोग उसको पढ़ते जाएंगे और फिर फिगर के माध्यम से समझते जाएंगे। ठीक है बच्चों, आइए देखिए। ध्रुव पोल। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु, आइए ऊपर देखते हैं। ये एक गोलीय दर्पण है। ये एक गोले का भाग होता है, जैसा कि हम लोग कल पढ़े थे। अगर गोले को ऐसे काट दिया जाए तो इतना हमें प्राप्त होगा, और ये जो है वो एक दर्पण का निर्माण करेगा। और जो बाहर की तरफ से कलई किया रहेगा, जो बाहर की तरफ से रचित किया रहेगा, वो अवतल दर्पण होगा, और जो अंदर की तरफ से किया रहेगा वो उत्तल दर्पण होगा। तो गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, ये गोलीय दर्पण है। अब ये गोलीय दर्पण, तो उसका मध्य बिंदु तो यहीं पे आएगा। तो गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है वही क्या होता है? ध्रुव कहलाता है। जैसे हम लोग P द्वारा सूचित करते हैं। इस बिंदु को किसके द्वारा सूचित करते हैं? P द्वारा। ये इसमें भी देख लीजिए, गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु है वो क्या है? ये है, और इसे हम लोग P द्वारा सूचित करते हैं, और यही क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब दूसरा देखते हैं, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C द्वारा सूचित करते हैं। आइए देखते हैं फिगर में। गोलीय दर्पण, ये गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, ये इस गोले का भाग है, तो इस गोले के केंद्र को, तो गोले का केंद्र क्या है? ये है, ये गोले का केंद्र है। इसको हम लोग किसके द्वारा सूचित करते हैं? C द्वारा। और इसी को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं इसको। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। C क्या है? वक्रता केंद्र है, उसे हम लोग C द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं थर्ड नंबर क्या है। वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R द्वारा सूचित किया जाता है, और चित्र में PC बराबर R है। आइए फिगर में देखते हैं ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को। यह है हमारा ध्रुव और यह है वक्रता केंद्र। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो दूरी है, इसे हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या। आप लोग पढ़े होंगे गोला में केंद्र से लेकर परिधि के बीच की जो दूरी होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। चूंकि गोला भी एक वक्र रेखा की तरह होता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यहाँ से ध्रुव से लेके और जो केंद्र के बीच की दूरी होती है, इसे हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसमें भी ध्रुव से लेके जो केंद्र के बीच की दूरी होती है, उसे हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी कि इसमें PC क्या है? वक्रता त्रिज्या है। इसमें भी PC वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या को हम लोग किससे सूचित करते हैं? तो कैपिटल R से सूचित करते हैं। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं चौथा क्या है। प्रधान अक्ष भी आप कह सकते हो, या फिर मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस इसको कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। आइए फिगर से देखते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा, ये इसको जैसे मिला दिया, और फिर मिलाने वाली सरल रेखा, इसको आगे क्या करना है? बढ़ा देना है। तो ये आगे की तरफ बढ़ते जाएगा। तो यही जो रेखा है, ये ध्रुव है और ये आपका वक्रता केंद्र है। इसके मिलाने वाली सरल रेखा ये बन रही है, तो इसी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष, या फिर इस रेखा को आप लोग मुख्य अक्ष भी कह सकते हो। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं परावर्तक सतह। परावर्तक सतह
जिस सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। जिस सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है। तो देखिए यह है दर्पण, ये अवतल दर्पण है, चूंकि यह बाहर से कलई किया हुआ है और अंदर की तरफ इसका परावर्तक सतह है। तो अंदर ये जो इधर अंदर की तरफ से क्या होगा, परावर्तन होगा। यहाँ पे कोई प्रकाश की किरण आएगी और यहाँ पे दर्पण से टकराएगी और पुनः फिर वापस क्या होगी, लौट जाएगी। तो यहाँ पे परावर्तन हो रहा है। तो जिस सतह से परावर्तन होता है उसी सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। इसमें परावर्तन कहाँ से होता है, तो इधर तो कलई किया हुआ रहता है, तो इसका ये उभरा हुआ जो भाग रहता है इसी से परावर्तन होता है, तो इसे हम लोग परावर्तक सतह कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब आइए देखते हैं अवतल दर्पण का फोकस। फोकस किसे कहते हैं? मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं। ये समझते हैं फिगर से। ये आपका प्रधान अक्ष है या फिर आप इसको मुख्य अक्ष भी कह सकते हैं। ये आपका कौन सा दर्पण हो गया है, आप बताइए? अवतल दर्पण। चूंकि यह बाहर की तरफ से क्या किया हुआ है, कलई किया हुआ है, तो जो बाहर की तरफ से कलई किया रहेगा वो जो दर्पण कहलाएगा वो कौन सा दर्पण कहलाएगा? अवतल दर्पण कहलाएगा। और ये मुख्य अक्ष है। दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है वो ध्रुव कहलाता है, जिसे हम लोग P द्वारा सूचित कर दिए हैं। और इस दर्पण ये जो जिस गोले का भाग होता है उसका केंद्र, इसका ये केंद्र है, इसको हम लोग C द्वारा सूचित कर दिया है। अब देखते हैं फोकस क्या होता है। तो ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें, मुख्य अक्ष की समानांतर किरण आ रही है, ये परावर्तन के बाद जिस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, देखिए ध्यान से समझिएगा, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें दर्पण से, ये दर्पण है, दर्पण से यहाँ पे परावर्तित हो रही है। तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलेगा, ये यहाँ पे मिल रही है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है वह बिंदु ही क्या कहलाती है? अवतल दर्पण का फोकस कहलाता है। वो बिंदु क्या कहलाता है? फोकस। और ये देखिए यहाँ पे आके मिल रहा है, क्योंकि ये इस पे जो लंब है, ये इस पे लंब बनेगा, यहाँ से ये 90 डिग्री का इस पे क्या बना रहा है? एंगल बना रहा है। तो इस आपतन बिंदु पे हम लोग, यहाँ से कोई प्रकाश की किरण जा रही है तो ये आपतित किरण हो गई, जिस बिंदु पर पड़ेगी वो आपतन बिंदु होगा। तो आपतन बिंदु पे तो हमें लंब डालना होगा ना, तो लंब डालेंगे तो वो क्या होगा? अभिलंब हो जाएगा। और अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है वो आपतन कोण बनता है। तो मान लीजिए कि ये आपका 20 डिग्री है, तो वो 20 डिग्री से रिफ्लेक्ट होगा, 20 डिग्री से ही परावर्तन होगा ना उसका, क्योंकि I=R होता है, तो 20 डिग्री से वो परावर्तित हो गया, तो परावर्तित होगा और मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वो मिलेगा वही क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। ठीक है बच्चों, ऐसा किसमें होता है? अवतल दर्पण में होता है। अब देखते हैं कि उत्तल दर्पण का फोकस कैसा होता है। उत्तल दर्पण का फोकस, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं। आइए देखिए, ये उत्तल दर्पण है, क्योंकि इसके अंदर की तरफ कलई किया हुआ है और उभरा हुआ जो भाग है, उभरा हुआ इधर भाग है, इससे परावर्तन होता है, तो यह उत्तल दर्पण है। इसमें उत्तल दर्पण का मध्य बिंदु ये ध्रुव है, P से सूचित किया गया है, और इसका केंद्र C है। चूंकि इसका केंद्र इधर बनेगा ना, तभी तो इधर से हम लोग ऐसे गोल बना पाएंगे, और चूंकि ये गोलीय दर्पण है तो इधर ही से बनेगा, तो इसका केंद्र कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा, और ये जो है वो C है। और ये जो है प्रधान अक्ष या फिर इसको मुख्य अक्ष कहते हो। तो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें, मुख्य अक्ष की ये दोनों समानांतर किरणें आ रही है, दर्पण पे पड़ेगी और फिर दर्पण पे पड़ने के बाद यह टकरा कर पुनः वापस लौट जाती है। यहाँ पे दर्पण पे पड़ने के बाद परावर्तन होगा, इसका परावर्तन होगा तो ये इधर क्या होगी? लौट जाएगी। अब ये जो किरण है वो आगे बढ़ती ही जाएगी, अनंत तक बढ़ती जाएगी, तो प्रतिबिंब बनना संभव नहीं हो पाता है। तो हम क्या करते हैं कि एक कल्पना कर लेते हैं कि ये जो किरण है वो पीछे
कहीं ना कहीं मुख्य अक्ष पे जरूर मिलेगी। तो काल्पनिक रूप से ये जो किरण है वो पीछे आती है और एक किसी बिंदु पर, मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर मिलती है, और जिस बिंदु पर मिलेगी उससे ही हम उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं। ठीक है बच्चों, आप सिंपल सा ये डिफिनेशन फोकस का दे सकते हो कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, अवतल दर्पण में वो वास्तविक में मिल रही है, तो जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी कि मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को ही हम लोग फोकस कहते हैं। सिंपल सा आप डिफिनेशन फोकस का दे सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को हम लोग फोकस कहते हैं। ठीक है बच्चों, आइए एक नोट देखते हैं। फोकस को कैपिटल F द्वारा सूचित किया जाता है। ये जो फोकस है इसको हम लोग किसके द्वारा सूचित करते हैं? कैपिटल F के द्वारा सूचित करते हैं। अब देखते हैं एक और टॉपिक है फोकस दूरी, फोकल लेंथ, ये किसे कहते हैं? तो ध्रुव से फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और इसे F द्वारा सूचित किया जाता है, ये स्मॉल f द्वारा सूचित किया जाता है। उपरोक्त चित्र में PF फोकस दूरी है। आइए देखते हैं, उत्तल दर्पण पे ही समझ लेते हैं। ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी होती है, ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी है, वही दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। और इसको हम लोग स्मॉल f द्वारा क्या करते हैं? सूचित करते हैं। किसके द्वारा? स्मॉल f के द्वारा सूचित करते हैं। इसमें PF क्या हो जाएगा? हमारा फोकस दूरी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? देखिए ये जो है वो ध्रुव कहलाता है, ये जो है फोकस कहलाता है जिसे हम लोग कैपिटल F द्वारा सूचित करते हैं, और ये वक्रता केंद्र है जिसे हम लोग C द्वारा सूचित करते हैं। अब फोकस और ध्रुव, जो ध्रुव से ही हम लोग मेजरमेंट करते हैं, यानी कि माप जो करते हैं वो ध्रुव से करते हैं। तो ध्रुव से फोकस की जो दूरी होती है, ध्रुव से फोकस के बीच की जो दूरी रहेगी उसे हम लोग फोकस दूरी कहेंगे। चूंकि फोकस से ध्रुव के बीच है तो फोकस दूरी कहेंगे। और वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी रहेगी, वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी रहेगी तो हम उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा वीडियो। धन्यवाद।